नमस्कार जी। आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 सरल रेखा में गति की अगली हेडिंग कि सरल रेखा पर चलते कण की गति। तो देखो कि यदि कोई कण एक सरल रेखा पर चलता है तो उस रेखा को हम एक्स अक्ष मान लेते हैं तथा उस पर स्थित किसी विशेष बिंदु O को मूल बिंदु मान लेते हैं, जिसके बाईं ओर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा जबकि दाईं ओर धनात्मक दिशा ली गई है। यहां पर चित्र में देखें कि अगर कोई कण सरल रेखा में चल रहा है तो उस रेखा को हम एक्स अक्ष मान लेते हैं और उस पर स्थित किसी विशेष बिंदु को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, जिसके बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली गई है। किसी क्षण कण की स्थिति बताने के लिए उसका एक्स निर्देशांक बताना आवश्यक है। एक्स निर्देशांक का मतलब हुआ हमें उसका आंकिक मान और दिशा दो चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे यहां पे अगर हम कण P की स्थिति बतानी है तो कण P की स्थिति मूल बिंदु से 10 मात्रक, ये तो आंकिक मान हो गया। मात्रक का मतलब यहाँ पे हमने न तो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर ऐसा कोई नहीं माना है, तो हमने इसको 10 मात्रक मान लिया। तो ये 10 मात्रक मूल बिंदु से दूर है, लेकिन किधर? धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में? तो ये धनात्मक दिशा में। तो कण की स्थिति हो गई मूल बिंदु से 10 मात्रक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। स्थिति क्लियर है। अब हम स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं। स्थिति समय ग्राफ कैसे खींचेंगे कि हमने इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर समय ले लिया और वाई अक्ष पर हमने स्थिति ले ली। ठीक। प्रारंभ में जब समय शून्य है तो कण कहां पर है? 10 पर। जैसे हमने यहां पे मान लिया कि प्रारंभ में समय शून्य है, तब कण मान लो कि इस मूल बिंदु से, और कण कहां पर है? 10 पर। हमने ये 10 मान लिया। ठीक है। और मूल बिंदु पर हमारा अंगूठा रखा है मूल बिंदु पर। ठीक है। अब जब समय 5 सेकंड हो गया तो 5 सेकंड बाद हम क्या देखते हैं कि अब भी कण 10 पर ही है। 10 सेकंड बाद हम देखते हैं तब भी कण 10 पर है। 15 सेकंड बाद देखते हैं तब भी कण 10 पर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कण की स्थिति नहीं बदल रही है। नहीं बदल रही, इसका मतलब ये कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो ये विराम अवस्था का स्थिति समय ग्राफ हो गया। समझ में आ गया? आगे देखो, दूसरे ग्राफ में भी हमने एक्स अक्ष में समय ले लिया और वाई अक्ष में स्थिति ले ली। अब हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में जब समय शून्य है तो कण मूल बिंदु पर है, O पर है। तो हमने मान लिया मूल बिंदु पर कण है और ये देखो मान लिया। अब 5 सेकंड बाद कण 5 मात्रक विस्थापित हुआ। ठीक। 5 सेकंड बाद ये कण मान लो यहां पहुंच गया। ठीक है। अगले 5 सेकंड बाद, अगले 5 सेकंड को मतलब 5 सेकंड पहले, फिर अगले 5 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया? 10 सेकंड। तो अगले 5 सेकंड में फिर कण कितना विस्थापित हुआ? 5 मात्रक। तो फिर 5 मात्रक विस्थापित हो गया। ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मात्रक विस्थापित हुआ, 5 मात्रक विस्थापित हो गया। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? समय के समान अनुपात में विस्थापन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये गति कैसी कहलाएगी? एक समान गति। कैसी गति हो गई? एक समान गति। और जब एक समान गति है तो ये इसका स्थिति समय ग्राफ आप देख रहे कि एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है। ठीक है। अगला, अब देखो कि यहां पे क्या है कि प्रारंभ में समय शून्य है, तब कण कहां है? मूल बिंदु पर। हमने मान लिया कि ये मूल बिंदु पर है। ठीक है। मूल बिंदु पर है। 5 सेकंड में, देखिए यहां पर लिखे 5 सेकंड में कण 5 मात्रक विस्थापित नहीं हुआ बल्कि कुछ कम विस्थापित हुआ। ठीक। फिर अगले 5 सेकंड में ये 10 से कुछ कम विस्थापित हुआ।
फिर अगले 5 सेकंड में ये 15 से ज्यादा विस्थापित हो गया। इसका मतलब है कि समय के साथ इसकी स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ रहा है। वृद्धि होने का मतलब है कि जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये गति कैसी हो गई, असमान गति। असमान मतलब यहां पर समान रूप से वृद्धि हो रही थी, यहां पर असमान रूप से वृद्धि हो रही है, तो ये गति कैसी हो गई, असमान गति, या इसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। तो ये त्वरित गति हो गई। अब हम समझते हैं बच्चों, बहुत आसानी से सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम समझते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि दूरी क्या है, उन्होंने कहा यहां से वहां तक की लंबाई नाप ले, दूरी हो गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे कि गतिमान वस्तु, जैसे मान लो ये एक सरल रेखा है, सरल पथ है, ये सरल पथ है, और इसमें गतिमान वस्तु ये बॉल है जो कि यहां पे रखी है, ठीक है, ये यहां पे रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने इतना भाग काट दिया है जिससे ये आराम से ये यहाँ पर स्थित हो जाता है, नहीं तो ये लुढ़क जाएगा। तो गतिमान वस्तु जिस पथ पर चलती है, जैसे मान लीजिए जिस पथ पर ये इस पथ पर जा रही है, ठीक, तो इस पथ पर जिस पथ पर चलती है उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लो कि कण यहां से और यहां तक विस्थापित होता है, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचता है, तो उसके पथ की लंबाई क्या है, जितनी पथ की लंबाई है उसी को हम कहेंगे दूरी, ठीक। अगला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन का मतलब है कि पहले अगर कण यहां पर है और अगले 10 सेकेंड में कण यहां पहुंच गया, ठीक, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाएगा। अब आप कहो जहां मैं दूरी और विस्थापन में, यहां तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बराबर है। तभी आगे लिखा भी है नोट में कि सरल रेखा पर चलता कण किसी समयांतराल में दिशा ना बदले। ये सरल रेखा पर है और ये कण चल रहा है, ये अपनी दिशा नहीं बदल रहा, सीधा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन का जो परिमाण है, या हम कहें विस्थापन का जो आंकिक मान है, वो दूरी के बराबर होगा, ठीक। अब यदि मान लो कि आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और आपका स्कूल 100 मीटर दूर है, स्कूल तक जाते हैं, पढ़ने के बाद वापस आप अपने घर में आ जाते हैं, तो टोटल पथ की लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर जाने में और 100 मीटर आने में, तो टोटल पथ की लंबाई हो गई 200 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, प्रारंभिक स्थिति आपकी कहां थी, आपके घर में, ठीक, और जब आप पढ़ के वापस आ गए तो अंतिम स्थिति भी आपकी कहां पे है, घर में। तो दोनों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब घर में है तो उन दोनों स्थितियों का अंतर कितना हुआ, 0। तो विस्थापन कितना हुआ, 0, लेकिन दूरी आपने कितनी तय की, 200 मीटर। तो ये अंतर है दूरी और विस्थापन में। दूसरा एक और समझ लो यहीं पे कि दूरी और विस्थापन का मात्रक समान है, विमा समान है, लेकिन एक परिमाण को व्यक्त करता है, केवल परिमाण को, दूरी, इसलिए वो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताता है, इसलिए ये सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड। तो देखो हम इससे पहली कक्षाओं में 9th में 10th में इन चीजों को पढ़ते आए हैं। और एक बात और बता दें कि 11वीं में जो फिजिक्स का सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपके 10th या उससे पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा है वही पूरा का पूरा 11th में हम लोग रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा उसका अपर लेवल हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। तो 11वीं की फिजिक्स को पढ़ना बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और आप जैसा कि आप देखेंगे, चाल हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन आप औसत चाल अगर जब पढ़ेंगे, औसत चाल क्या होती है,
आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से एक चीज का कैलकुलेशन आता रहता है कि इस समय इस टीम का रन रेट क्या है। तो वो रन का जो रेट है, जो औसत रन है एक ओवर में, वो आपको बताया जाता है। इस समय 7 ओवर का रन रेट, 7 ओवर का 7 रन का है, 8 रन का है, 10 रन का है रन रेट। बस वही इसी तरीके से औसत चाल, जैसे आप घर से बाइक से दिव्यापुर तक आते हैं, तो आप एक एवरेज स्पीड आपने क्या रखी है बाइक की, तो हम सदैव उसमें क्या आकलन करते हैं, एवरेज हम 50 पे चलाई। लेकिन आप सोचो, क्या आपने घर से लेकर के और दिव्यापुर तक 50 की स्पीड में आते हैं? कभी 60 भी हो जाती है, कभी 30 भी रह जाती है, कभी कभी तो ब्रेक इतने ज्यादा रोकनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज बता देते हैं कि हम 50 की स्पीड में आज गाड़ी चलाई है। तो लेकिन वो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके समझिएगा कि किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी डेल्टा एस तथा समयांतराल डेल्टा टी के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, कुल दूरी बटे समयांतराल, तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये इसका सूत्र हो गया। अब तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मतलब तत्काल की स्पीड क्या होती है, तो यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जब समय लगभग शून्य हो, शून्य कैसा, लगभग शून्य हो, तब तात्क्षणिक चाल कहें या चाल, यही वाली v बराबर लिमिट, ये लिमिट जो मैथ में एक हम शब्द पढ़ते हैं लिमिट, सीमा को हम शॉर्ट में LIM लिखते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, जिसको हम कैलकुलस की भाषा में ds अपॉन dt लिख लेते हैं। क्या लिख लिया, ds अपॉन dt, जहां पर s क्या है, समय t के सापेक्ष अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक, ठीक है। अतः तात्क्षणिक चाल वस्तु की दूरी परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। कही है, तात्क्षणिक चाल या चाल वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वेग किससे कहते हैं, वेलोसिटी। मुझे आज भी ध्यान है कि एक बार एक एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम हो रही थी, तो एग्जामिनर महोदय ने पूछा कि एक बच्ची से कि बेटा वेग क्या होता है। सोचती रही और सोचने के बाद उत्तर दिया कि सर जो बगल में डाला जाता है उसे वेग कहते हैं। तो लेकिन ये वेग है, वेलोसिटी। एकांक समय में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये तो जानी पहचानी परिभाषा, लेकिन औसत वेग किसे कहते हैं, तो किसी समयांतराल में वस्तु के विस्थापन परिवर्तन, मतलब डेल्टा एक्स तथा समयांतराल डेल्टा टी के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल, तो विस्थापन परिवर्तन कितना है, डेल्टा एक्स, समय कितना है, डेल्टा टी, तो ये औसत वेग आ गया। अब तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं, कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जब बहुत अल्प समय है, तत्काल का समय है, तब तात्क्षणिक वेग या वेग v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख दिया, ठीक है, और डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, जिसको कैलकुलस की भाषा में हमने dx अपॉन dt लिख दिया, जहां पर x क्या है, समय t के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो अतः तात्क्षणिक वेग या सिर्फ वेग की परिभाषा अगर पूछी जाए तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक। तो बच्चों आगे हम समझते हैं त्वरण। बिल्कुल सेम जैसे अभी परिभाषा पढ़ रही, वेग की, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, बस सेम वैसे ही त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है। औसत त्वरण कहते हैं
किसे कहते हैं कि किसी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी तथा समयांतराल डेल्टा टी के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं, जिसको हमने सूत्र के रूप में लिख लिया डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसे कहते हैं कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है समय, तब तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण ए बराबर लिमिट लिख दी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, सेम यही लिखा है, लेकिन इसको कैलकुलस के रूप में हमने लिख दिया डेल्टा डीवी बटे dt। ठीक है, इतना तो बिल्कुल आसान। अब इसको अतः तात्क्षणिक त्वरण किसके बराबर हुआ, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर के बराबर, और यही हमने यहां पे लिखा है वेग परिवर्तन की दर। तो तात्क्षणिक त्वरण कहें या त्वरण कहें, उसकी परिभाषा सेम है। अब नोट में हमने क्या लिखा है कि औसत त्वरण एक समयांतराल में होता है, जबकि त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण एक खास समय में होता है, दोनों में अंतर है। मंदन किसे कहते हैं, रिटार्डेशन, जब वस्तु की चाल घट रही हो, जैसे आप बाइक चला रहे या साइकिल चला रहे हो, अब आपने ब्रेक लेना शुरू किया, ठीक, तो स्पीड कैसी हुई, घटने लगी। तो जब चाल घट रही हो तो उसे हम मंदन कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।